तो रितिका, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, आप अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप, आपको क्या पसंद है और बहुत सारी चीजें। हाँ। ओके सर। चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है, हमें बुनियाद है घर की और हमें घर से निकाला जा रहा है। मेरा नाम रितिका मीना है और मैं जूलॉजी ऑनर्स में बीएससी कर रही हूँ। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हूँ और मेरा जीवन मैं अभी स्टूडेंट हूँ, तो मैंने अभी ज्यादा स्ट्रगल किया नहीं है, लेकिन अभी तक का जो मेरा स्ट्रगल है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारे परिवार में हम छह भाई बहन है, 5 बहनें हैं, 1 भाई है। मैं उनमें सबसे छोटी हूँ। तो जो सबसे छोटा होता है उसे मध्यम वर्गीय परिवार में सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक तो गरीब परिवार, ऊपर से 5-5 लड़कियां, तो सबसे ज्यादा तिरस्कार उसी लड़के को होता है जो एक लड़के के बाद पैदा होती है, क्योंकि समाज को लड़के का इंतजार होता है। इसलिए मैंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, बहुत सारे तिरस्कार झेले हैं और उन्हीं सारे तिरस्कारों का सामना करते हुए मैं आज आपके सामने हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। रितिका, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी वंडर वुमेन कौन है? आज के जो इंटरव्यू राउंड के लिए सेशन है वो। यस सर, मेरी जो वंडर वुमेन है, वैसे तो उनका नाम डॉक्यूमेंट्स में रुक्मणी देवी है, लेकिन इस नाम से उन्हें कोई नहीं जानता, सब उन्हें मटरो देवी के नाम से जानते हैं। वो उनका प्रोफेशन, वो एक किसान है। वो पूरे दिन कड़ी धूप में मेहनत करती है, वो खेतों में काम करती है, लेकिन उनकी एक खूबी है कि उन्होंने अपने जीवन में जितना भी स्ट्रगल किया, जितना भी कुछ अचीव किया है, वो हमारे जैसे बच्चे जो जरूरतमंद है, गरीब है, उनको सबको प्रोत्साहित करती है, उनको जहाँ भी जरूरत हो हिम्मत बनाती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। यही है मेरी वंडर वुमेन। तो रितिका, आप उनके बारे में हमको और डिटेल में बताइए, क्यों आपकी वंडर वुमेन है वो और किस कारणों से आपने उनको अपना वंडर वुमेन बनाया है। ओके सर, मैं क्यों सोचती हूँ कि वो मेरी वंडर वुमेन है, ये तो आपको उनकी लाइफ हिस्ट्री सुनकर ही पता चलेगा। वो 4 साल की लड़की जिसका बचपन में ही पिता गुजर गया, 6 भाई बहन, 4 भाई 2 बहनें, जिनके घर में एक चलाने के लिए बेचारी छोटी सी लड़की 4 साल की, जिसको घर चलाने के लिए हाथ में भैंसों की बेलें थमा दी गई। वो पूरे दिन भर गांव में जाती, पहाड़ों पे जाती, भैंसें चराती और शाम को आकर उन्हीं जो वो भैंसें थी उनका दूध बेचकर अपना घर चलाती। थोड़ी बड़ी हुई, 14 साल की हुई तो शादी हो गई। उसके हाथों, उसके तो मानो सारे कुछ सपने ही नहीं थे, वो तो एक रोबोट थी, जिधर घुमाओ उधर घूम जाती थी। उसके 14 साल की नन्ही सी छोटी सी खेलने की उम्र में दूसरे घर के झूठे बर्तन थमा दिए। उसके पर जाती, लकड़ियां इकट्ठी करती, वहां से गट्ठा बना के लेकर आती, घर आकर हाथों से, उस टाइम पे तो क्योंकि एक तो गरीब परिवार, फिर ऐसे चक्की वक्की कुछ होती नहीं थी, तो हाथों से ही अनाज पीसना, प्लस उनको फिर खाना बनाना और ये सारे काम करने पड़ते थे अकेली को। फिर सास ससुर के ताने, और मिट्टी का घर था, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, पंखा नहीं था, बिजली नहीं थी। बेचारी पंखा हिलाते हुए अपने पति को और सो जाती थी। कभी कभी तो कई रात उसे भूखे पेट भी सोना पड़ता था। वक्त गुजरा, 4 लड़कियां पैदा हो गई, सास ससुर के ताने और भी बढ़ गए। अब बेचारी करे तो करे क्या। पति को कुछ नौकरी की तलाश में शहर में जाना पड़ा, अब अकेली। सास ससुर को लड़का चाहिए था, कोई भी लड़कियों को हाथ नहीं लगाता था। वह बेचारी अपनी पूरा काम करके पहाड़ों पर जाती थी लकड़ियां लेने, तो वो वहां से जैसे ही आती थी, टाइम मिलता था तो वो देखती थी कि उसकी लड़कियों को वह जैसे छोड़ के गई थी वैसे ही है। उसके सास ससुर ने संभाला तक नहीं, क्योंकि उनको नफरत थी उनसे, उनको लड़का चाहिए था। तो वह बेचारी उससे कुछ नहीं बोलती और अपनी लड़कियों को संभालती। फिर वक्त गुजरा और बेटा पैदा हुआ, मानो घर में स्वर्ग हो। सास ससुर की मानो पूरी इच्छाएं पूरी हो गई। वह बेचारी उसकी सास ससुर की इच्छाएं तो पूरी हो गई। वह अपने बेटे को लेकर अपने ननिहाल जा रही थी अपने भाई के साथ।
तो रास्ते में बेचारी का एक्सीडेंट हो गया, उसके हाथ टूट गया, कमर टूट गई, हाथ में रॉड लग गई। तो 1 महीने तक वह अस्पताल में रही, लेकिन कोई भी उसके ससुराल से उसे देखने तक नहीं आया कि उनकी बहू का क्या हाल है। वह बेचारी 1 महीने बाद अस्पताल से आई तो घर आकर सास ससुर ने फिर उसे कुएं पर इतनी सारी 10 भैंसों का पानी खिंचवाने प्लस घर का पानी सारा खिंचवाने के लिए लगा दिया। वो बेचारी अगर वो नहीं खींचती तो वो पानी उसको अपनी बेटियों से खिंचवाना पड़ता, तो वो उसको मंजूर नहीं था, इसलिए वह बेचारी खुद ही खींचती थी। अब वह बेचारी ठीक हुई तो उसके पति के पेट में पथरी हो गई। अब वह इतनी परेशान थी कि वह पहला अपने पति का ऑपरेशन कराए या फिर खुद का ऑपरेशन कराए। इसी कश्मकशी में उसने अंत में फैसला लिया कि वह अपने पति का ही ऑपरेशन करवाएगी। तो उसने अपने पति का ऑपरेशन करवाया ही था कि उसके खुद के छठे बच्चे के रूप में 5वीं बेटी पैदा हो गई। घर में मानो कि कोई क्या हो गया ऐसा माहौल छा गया था। और उस बेटी की तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसको समाज ने स्वीकार करने से ही मना कर दिया। वह बेचारी जन्म से ही एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन किसी ने उसका इलाज नहीं करवाया। वह अकेली, एक तो पहले से इतने सारे काम का बोझ, प्लस वह अकेली, ना कोई साधन था ना कुछ, और अकेली 15 किलोमीटर दूर पैदल जाती। 6 महीने तक उसको लेकर जाना आना किया, तब जाकर उसकी बेटी स्वस्थ हुई। बेटी स्वस्थ हो गई, ठीक है, बड़े हो गए। अब बड़े हो गए तो पढ़ाई का टेंशन, सबने मना कर दिया कि एक तो पहले से ही गरीब है, तुम ही इस गांव में एक अकेली हो क्या जो तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगी। पढ़ाने के लिए लड़कियों को सबने मना कर दिया। अब वो करे तो करे क्या। तो फिर वह बेचारी अपना घर का पूरा काम करती और रात में टाइम निकाल कर अपने गाँव के टीचर से पढ़ने जाती थी। उसने जैसे तैसे करके 1 महीने में अनार बार खड़ी गिनती सीख ली ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। फिर वही सारी चीजें उसने अपने बच्चों को पढ़ाई। तो वो उसने और फिर वह लाइट नहीं थी तो मिट्टी के तेल का दिया जला के वो अपने बच्चों को पढ़ाती थी। तो वो उसका खर्चा भी सास ससुर नहीं देते थे, इसलिए वो बेचारी, उसका पति जो कुछ उसको देकर जाता था उसको बचाकर और फिर दुख छुपकर अपने सास ससुर से मिट्टी का तेल लेने जाती थी। फिर रात में अपने बच्चों के साथ बैठकर पढ़ती थी। वो बेचारी एक रोबोट की तरह थी जिसने अपना जीवन अपने बच्चों के पीछे समर्पित कर दिया। फिर बच्चे भी बड़े हो गए, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए उसने जैसे तैसे करके पूरे गांव में, एक तो सबसे गरीब होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज्यादा अधिक बच्चे उसी महिला के थे। बच्चे बड़े हो गए, बच्चों का टेंशन खत्म हो गया। वह इतनी मेहनती महिला थी कि उसे एक बार उसकी पीठ में कंछड़े ने खा लिया था। उसको पता नहीं काम में कि मेरे किसी कुछ खाया है, कुछ हुआ है, वो घाव बन गया, गड्ढा हो गया, लेकिन कोई टेंशन नहीं, बस उसको अपनी मेहनत करनी थी। फिर बाद में जब बिल्कुल ही उसकी बस की नहीं रही तो फिर बहुत उसकी बेटियों ने उससे कहा कि इसका इलाज करवाओ। तो उसने बहुत कहने पर उसका इलाज करवाया और इलाज के तुरंत बाद ही वह अपने काम पर लौट गई। वह अपने काम से इतना प्यार करती थी कि वो बिल्कुल भी, उसको चाहे बुखार हो कुछ भी हो, वह बिल्कुल भी छुट्टी नहीं लेती थी। आज उसके पास 2 वक्त की रोटी तो है, लेकिन उसके सास ससुर के ताने उसको आज भी चुभते हैं। उसके हाथों में आज रॉड लगी हुई है। मैं उनसे अभी मिली थी कुछ दिन पहले। उनके खेतों में इतना काम था कि वह बहुत काम करती थी। शाम को उनकी हालत एकदम थकी हुई, एक तो पहले से उनके पूरा शरीर टूटा हुआ है, उनका शरीर, उनके पैर, शरीर का बोझ उठाने लायक दम नहीं है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे एक हंसी रहती है। वो हमेशा सकारात्मक रहती है। उनके दिल और दिमाग में कभी भी नकारात्मक भाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इन सारी प्रेरणा और इन सारी बातों को ही सुनते हुए वो मेरी वंडर वुमन बनी, और वो मेरी ही नहीं, गांव के अन्य सारे बच्चों को की भी वंडर वुमन है। थैंक यू वेरी मच कि आप उनकी स्टोरी लेके आए। थैंक यू वेरी मच। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि वो क्यों आपकी इंस्पिरेशन? ऑफ कोर्स आपने उनकी प्रॉब्लम के बारे में बताया, किस तरह से वो किन चीजों से वो गुजरी हैं, पर उससे ज्यादा वो क्यों आपकी इंस्पिरेशन बन जाती है? किस कारणों की वजह से वो आपकी इंस्पिरेशन बन जाती है? ओके सर,
सर आज के टाइम में आपको मोटिवेट होने के लिए चीज़ों की कमी नहीं है। आपको यूट्यूब पे देख लो, नेट पे देख लो, मोटिवेट होने के लिए आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन वो सारे सोर्सेज आपको एक लिमिटेड टाइम तक ही मोटिवेट करते हैं। लेकिन हमें एक लंबे समय तक मोटिवेट रहने के लिए कुछ वो चीज की जरूरत होती है। वही चीज मुझे अपनी इंस्पायर वंडर वुमेन से मिलती है। वो मैं जब कभी भी मुसीबत में होती हूँ या हमारे गांव में कोई भी मुसीबत में होता है, हम कुछ भी छोड़ने, मैं कभी भी सोचती हूँ कि ये चीज मुझसे नहीं हो रही, मैं इसको छोड़ दूँ, तो मैं अपनी आंखें बंद करके सोचती हूँ, तो मेरे दिल और दिमाग में वह महिला बैठ जाती है कि उसने अपने जीवन में इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करा। उसने अपने जन्म से लेकर अब तक, मैं 62 साल की हो गई, अब तक उसको कोई भी चीज आसानी से हासिल नहीं हुई और वो कभी भी अपने जीवन में नेगेटिव नहीं हुई। तो मैं इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए कैसे नेगेटिव हो सकती हूँ? और उसने हमारे लिए जो कुछ भी किया वो कैसे हम छोड़ सकते हैं और उनको भुलाकर हम सब कुछ छोड़कर एक कोने में बैठ सकते हैं। तो मैं जैसे ही उनको सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी प्रॉब्लम इन सबके आगे बहुत छोटी है। मुझे नहीं लगता कि मुझे उनको छोड़ना चाहिए। अगर मैं मेरा सब कुछ छोड़कर बैठ जाऊंगी और ये बात उनको पता चलेगा तो उनको कितना दुख होगा। और वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती है, हमेशा मैं जब भी उनको मिलती हूँ वो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करती है और उनका इंस्पिरेशन मुझे अपने जीवन में हर टाइम रहेगी। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या चीजें आपने उनकी जिंदगी से सीखी है, कैसे आप उनकी जिंदगी से सीखती हैं और कैसे आप उन चीजों को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करती हैं? ओके सर, मैं आपको बताती हूँ। जब मैं 8th क्लास में थी, छोटी थी, हम गांव से 15 किलोमीटर दूर हमारी स्कूल थी। पैदल जाना होता था, रोज पैदल जाते थे, पैदल आते थे। मैं अकेली जाती थी। तो रास्ते में एक बार मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो मैंने पीछे देखा तो एक आदमी था। तो मुझे लगा शायद नहीं ये मेरा पीछा कर रहा है, नहीं कर रहा, मुझे पता नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा तेज चल के देखती हूँ कि अगर ये मेरा पीछा कर रहा होगा तो ये भी तेज चलेगा। मैं जैसे जैसे तेज चलने लगी वो भी तेज चलने लगा। तो मुझे कन्फर्म हो गया कि ये इंसान मेरा ही पीछा कर रहा है। तो मैं जोर से भागने लगी। हमारे पास कोई ऐसा बैग तो था नहीं आजकल का कि भाई टांगा और चल दिए। कट्टे का बैग था, हाथ में लेकर जाना होता था। तो मैं जोर से भागने लगी। मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ से जा रही हूँ। खेतों में होकर झाड़ियाँ जिनमें मेरी चप्पलें, पता नहीं, जूते तो थे नहीं, चप्पलें थी, चप्पलें रह गई, कांटे कांटे पैर में चुभ गए। उस इंसान ने जूते पहने हुए थे, लेकिन मैंने बिना परवाह किए हुए सारे सामान फेंक कर मुझे अपनी जिंदगी बचानी थी, इसलिए वहां से सीधी अपनी खेतों में होकर भागती गई। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसी दिन मेरे काका, मतलब मेरे बड़े पापा, दिल्ली से मजदूरी करके आए हुए थे। वो मुझे रास्ते में मिल गए। मैं जोर से भाग के उनसे लिपट गई और उस इंसान को जैसे ही पता चला कि इसको कोई मिल गया है, वो छुपते छिपाते बाजरे के खेत में होके दोबारा लौट गया। मैं उनके ऊपर जाके गिर गई। मैं बेहोश हो गई। मुझे होश आया तो मैं घर पर थी। तो मुझे इतना जोर से बुखार था कि मैं 4 दिन तक बस बुखार में कांपती रही। मैं 1 महीने तक स्कूल नहीं गई। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं स्कूल छोड़ दूंगी। फिर मुझे उस वंडर वुमेन ने आके कहा कि आज जो तेरे साथ हुआ है वो ना जाने कितनी लड़कियों के साथ हुआ है, हमारे जैसी मध्यम वर्गीय परिवार की ना जाने कितनी लड़कियों के साथ हुआ है। अगर तू आज पढ़ाई छोड़ देगी तो तेरी शादी भी कोई ऐसा ही परिवार में होगी जो गरीब होगा। ये तो है नहीं कि हम तेरी शादी किसी अमीर परिवार में करवा दे, तो तेरी शादी गरीब परिवार में ही होगी और तेरी बेटी को भी ऐसे ही खेतों में होके जाना पड़ेगा। तो सोच, तब तेरी बेटी के साथ भी यही होगा और वो भी पढ़ाई छोड़ देगी तो उसकी बेटी के भी साथ यही होगा। तो ये सारी प्रोसेस चलती जाएगी। तो तुझे क्या लगता है कि तू उनको बचा पाएगी? नहीं, तेरा यहाँ पर बैठना उनको बचाना नहीं है। अगर तू पढ़ेगी तो तेरी बेटियां शायद इस मुसीबत से निकल जाएंगी। तो मैंने उसकी बात से प्रेरणा लेकर उसी दिन मैं स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। वो इंसान मुझे
मिला नहीं मिला इसका पता नहीं, लेकिन वो वंडर वुमन मुझे रोज स्कूल लेने जाती और लेकर आती थी। उसका 15 किलोमीटर जाना आना वो नॉर्मल था उसके लिए, लेकिन मेरे लिए उसकी बहुत बड़ी प्रेरणा थी, क्योंकि अगर वो मेरे साथ नहीं आती तो शायद आज मैं आप लोगों के सामने नहीं होती। मैं भी उसी की तरह किसी के खेत में मजदूरी कर रही हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू, तो थैंक यू वो मुझे वेरी बहुत इंस्पायर करती है। थैंक यू रितिका, बहुत बहुत खूब, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुनकर। बहुत बहुत you. धन्यवाद ये स्टोरी शेयर करने के लिए।